तो देखिए, इससे पहले हम लोग इस वीडियो से जो है इसका पार्ट 1 यानी चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो इसका पार्ट 1 में हम लोग देख लिए थे। कहाँ तक देखे थे? तो इसका हम लोग यानी कि पूरा जो है परमाणु संख्या और 2 सिद्धांत दिया था, डाल्टन रदरफोर्ड, उस सब के बारे में। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कौन खोज करता था, क्या क्या आवेश है, कितना द्रव्यमान है, ये सब पूरा देख लिए। हाँ, और उसके बाद इसका परमाणु संख्या हाइड्रोजन हीलियम का खोज करता था, और 1 से लेकर 30 तक हम लोग परमाणु संख्या भी देख लिए थे। और उसके बाद परमाणु संख्या का खोजकर्ता कौन था, जैसे अति मोजले किया था, तो वो सब देख लिए थे। एटॉमिक मास निकालेंगे कौन सा फॉर्मूला, ये सब पूरा देख लिए थे। तो आज का हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं मूलानुपाती सूत्र, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। मूलानुपाती सूत्र को हम लोग क्या बोलेंगे? एम्पिरिकल फॉर्मूला। किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणु के सरलतम अनुपात को व्यक्त करने वाले सूत्र को मूलानुपाती सूत्र कहेंगे। मतलब किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणु के सरलतम अनुपात को व्यक्त करने वाले सूत्र को क्या बोलेंगे? मूलानुपाती सूत्र। आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र मतलब होगा क्या, कट जाएगा ना रेशियो, जो मूल रेशियो आएगा उसी को बोलते हैं। जैसे बेंजीन में होता है C6 और H6, तो इसका C6 कट जाएगा तो सिर्फ एक बचेगा, तो एक तो लिखते नहीं है, डायरेक्ट क्या लिखेंगे? CH। वही मतलब कट के जो रेशियो आएगा, मूल रेशियो को ही हम लोग बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। मतलब किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणु के सरलतम अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे? मूलानुपाती। बस यही है। एक ही मूलानुपाती सूत्र एक से अधिक यौगिक के लिए हो सकता है, यानी कि यौगिक के लिए अलग अलग, लेकिन मूलानुपाती सूत्र क्या रहेगा? एक के रहेगा। मतलब बहुत सारा यौगिक का मूलानुपाती एक हो सकता है, लेकिन अलग अलग यौगिक का जो सूत्र होगा सबका क्या होगा? अलग अलग होगा। बस यही चीज था। अब आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र में कहने का मतलब मूलानुपाती सूत्र जो है आणविक सूत्र हो सकता है। हाँ, आणविक सूत्र, लेकिन आणविक सूत्र जो होता है मूलानुपातिक नहीं होगा। तो अब आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र में ना संबंध दिया है, ठीक है। तो इसका रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला, यानी कि उसका हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब आणविक सूत्र, और इंपेरिकल फॉर्मूला मतलब हो गया मूलानुपाती सूत्र। तो इसका होता है क्या? आणविक सूत्र n इंटू मूलानुपाती, यानी n गुना क्या करेंगे? मूलानुपाती सूत्र करेंगे। जैसे n बराबर 1 2 3 4 रखेंगे, n बराबर आणविक सूत्र बटा मूलानुपाती। मतलब n निकालने के लिए क्या होता है? आणविक सूत्र में जब मूलानुपाती सूत्र से भाग देंगे ना तो n निकल जाएगा। अगर यदि n का मान दे के रखेगा तो आणविक सूत्र अगर नहीं देगा तो हम लोग मूलानुपाती सूत्र देके रखेगा, गुना करके निकाल लेंगे। बस जैसे यहाँ बेंजीन के लिए n का मान निकालना है तो कितना निकलेगा? तो 6। जैसे बेंजीन का हम लोग फॉर्मूला सूत्र पता है C6H6, दोनों का द्रव्यमान निकालेंगे 12 गुना 6 प्लस 1 प्लस 6, तो इसको जोड़ लिए 78 आ गया। और फिर इसका सूत्र होता है मूलानुपाती CH, तो कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का कितना? 1, तो 13 आ गया। 13 से जब 78 में भाग लगाएंगे तो 6 आ गया। मतलब बस यही हो गया। इस तरह का पूरा फॉर्मूला है। अब देखते हैं आणविक सूत्र और वाष्प घनत्व। आणविक सूत्र और वाष्प घनत्व। तो आणविक सूत्र को है क्या? रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड वेपर डेंसिटी। मतलब आणविक सूत्र द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 2 इंटू वाष्प घनत्व। ये फॉर्मूला पूछता है, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा? मूलानुपाती सूत्र अति आणविक सूत्र द्रव्यमान बराबर क्या होगा? 2 इंटू वाष्प घनत्व, यानी वाष्प घनत्व निकालना रहेगा तो आणविक सूत्र द्रव्यमान में 2 से भाग लगाएंगे तो वाष्प घनत्व निकल जाएगा। जैसे कार्बन का बोलेगा मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे तो कैसे होगा? कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? 12, ऐसे नॉर्मल 12, अब 12 में जब 2 से भाग लगाएंगे तो 6 हो गया, यानी कार्बन का वाष्प घनत्व कितना निकल गया? 6। बस वही चीज है। वेपर डेंसिटी बराबर आणविक सूत्र बटा 2। जैसे यहाँ भारी जल का निकालने के लिए बोल रहा है तो D2O होता है, और D2 का इसका ड्यूटेरियम का 2 होता है द्रव्यमान, ऑक्सीजन का होता है कितना? 16, यानी कि 2 ठो है तो 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन का 16, मतलब 20 हो गया। अब 20 में जब 2 से भाग लगा देंगे तो 10 निकल जाएगा। तो यही इसी तरह हो गया। हाँ, तो ये सब पूछता है। अब अफवाह सिद्धांत देख रहे हैं। यह एक जर्मन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ निर्माण करना होता है, यानी कि अफवाह सिद्धांत जो है था ना, यह एक जर्मन सिद्धांत है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निर्माण करना। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करता है, उसके बाद उससे अधिक, यही क्रम क्या होता है? बढ़ते हुए चले जाता है। तो यही भरना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो है ना, सबसे पहले यानी बोलेंगे तो अफवाहों के नियम पर आधारित है।
तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में जाएगा, जिसमें कम ऊर्जा रहेगा, उससे बाद उसका अधिक, फिर उसके अधिक वाला कक्षा में जाएगा। जैसे n बराबर 1 रखेंगे तो s में जाएगा, फिर 2 रखेंगे तो 2 कक्षा में, 3 रखेंगे 3 कक्षा में, इस तरह करके निकाल लेंगे। तो ऊर्जा का बढ़ता क्रम देखेंगे तो सबसे कम ऊर्जा किसमें होगा, 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, 4s, 4d, 4p, 5s, इस तरह बढ़ते, यानी नंबर बढ़ते जाएगा तो ऊर्जा बढ़ते जाएगा बस। तो 2 को बोलते हैं क्या, इस सर्व ऑर्बिट, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या दर्शाएगा जो ऊपर में रहेगा। अब 1 हो गया कि ऑर्बिट की संख्या, s हो गया सब ऑर्बिट, मतलब जैसे हम लोग लिखते हैं 1s2, 2 मतलब ऊपर में जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उसको इलेक्ट्रॉन, s हो गया ऑर्बिट, ऊपर में आगे में जो लगा हुआ रहेगा 1, तो वो कक्षा को दर्शाएगा बस। अब इस तरह है, इस तरह का एग्जाम्पल बहुत सारा है, जैसे सोडियम का है, क्रोमियम का है, कॉपर का है। इसमें ना फॉर्मूला लिखने वाला भी बहुत सारा, इसी के आधार पे बहुत सारा डायरेक्ट अगर लिखिएगा तो गलत हो जाता है। इसको हम लोग बोर्ड पे देखे भी थे, होगा तो इसका क्या करेंगे, वीडियो बोर्ड पे बना के शॉर्ट एक बार डाल देंगे शॉर्ट वीडियो में। अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए 2, 8, 18 और 32 होता है ना, नोट में दिया है यहाँ पे। अपवाद प्रिंसिपल के कुछ अपवाद जैसे दे के रखा हुआ, कौन कौन, क्रोमियम का होता है, अलग अलग लिखिएगा गलत हो जाएगा, देख लीजिए कौन कौन होता है अपवाद में। क्रोमियम का होता है, कॉपर का होता है, सोना का होता है और चांदी का। 4 ठो में क्या होता है, अपवाद सिद्धांत का अपवाद है, यानी उस आधार पर लिखने के बावजूद भी क्या होता है, गलत हो जाता है। डी ब्लॉक में जो है ना संक्रमण तत्व पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन चेंज होते रहता है, तो इसीलिए कौन कौन है, तो क्रोमियम, कॉपर, सोना और चांदी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए 2, 8, 18 और 32। 1 नंबर में हीलियम में होता है 2, नियोन में होता है 2, 8, आर्गन में 2, 8, 8, क्रिप्टन में 2, 8, 18, 8। उसके बाद जेनोन में हो जाएगा 2, 8, 18, 18, 8। उसके बाद रेडोन में कितना, 2, 8, 18, 32, 18 और 8, इस तरह हो गया। और इसमें 2, 2 जेड हो गया परमाणु संख्या, कितना कितना परमाणु संख्या है आगे यहाँ देख के रखा हुआ। हीलियम का कितना होता है 2, नियोन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जेनोन का 54 और उसके बाद रेडोन का 86। यानी कि हीलियम कितना 2, नियोन 10, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, जेनोन 54 और रेडोन 86। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन या कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन या कोर इलेक्ट्रॉन, लगता है कि घट गया, ऑटोमेटिक था क्या, नहीं था। कोई बात। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो इसमें अगर यदि कोल इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो अगर सोडियम का अगर यदि हम लोग लेते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s में, जैसे सोडियम 11 Na, ऊपर में क्या होता है 23, तो ऊपर वाला क्या करेगा परमाणु द्रव्यमान, नीचे वाला जो 11 है उसका परमाणु संख्या हो गया। तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, बाहर वाला कक्षा में 3 नंबर में 1, तो यही हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन, या इसी को बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। तो और कोर इलेक्ट्रॉन हो गया 10, कोर इलेक्ट्रॉन जो अंदर वाला रहेगा, और संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कक्षा में रहेगा, यानी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही तो संयोजी इलेक्ट्रॉन, और बाह्यतम कक्षा को छोड़ के उसके बाद जो अंदर वाला कक्षा में रहेगा तो उसको कोर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अब अलग अलग दे के रखा है, जैसे सोडियम का दे के रखा है। उसके बाद सोडियम अगर प्लस लगा देगा तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है, उसमें घट जाता है ना, 1 ठो प्लस लगाएंगे तो 1 घट जाएगा, मतलब 2, 8 आ जाएगा तो 8 ठो का हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन 2 ठो रहेगा। तो इस तरह आर्गन का भी देखे रखेगा तो 8 ठो होता है, और जितना भी अक्रिय गैस है तो खाली हीलियम को छोड़ के सबका कोर इलेक्ट्रॉन कितना है ना, कोर इलेक्ट्रॉन अलग अलग, संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 आ जाएगा और हीलियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 2। उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 8 तक होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना 1 से लेकर 8 तक। जैसे नियोन रहेगा 1s2, 2s2, 2p6, हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों का बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हीलियम के बाह्यतम कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। वही चीज जो अभी हम लोग चर्चा कर लिए। संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अन्य इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होगा, काहे कि सबसे बाह्यतम कक्षा में वही होता है, पहले इलेक्ट्रॉन किसमें कम बोला, कम से अधिक 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 वाला, और सबसे बाहर में तो वही होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए सबसे अधिक ऊर्जा किसका, संयोजी इलेक्ट्रॉन का। यही कारण है कि रासायनिक अभिक्रिया में संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में बोलेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन क्यों भाग लेता है, सबसे अधिक ऊर्जा उसी के पास रहता है, पहली बात। नेक्स्ट पॉइंट, संयोजी इलेक्ट्रॉन की सहायता से
वर्ग संख्या निकाली जाती है। यानी कि वर्ग संख्या हम लोग किसकी सहायता से निकालेंगे? जितना तो संयोजी इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसका यानी वर्ग कि संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना, वर्ग संख्या भी उतना। फॉर्मूला हो गया वर्ग संख्या निकालने के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन जितना रहेगा उतना संख्या ही निकालना पड़ेगा। वर्ग संख्या। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यदि इलेक्ट्रॉन S या P में प्रवेश करता है तो उसे A उपवर्ग में रखा जाता है। यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है D और F में समाप्त हो जाता है, मतलब दो D और F में जाएगा तो उसको B उपवर्ग में। जिस तरह ग्रुप होता है, ग्रुप रहेगा, कौन सा का ग्रुप में गया, टोटल ग्रुप कितना है आधुनिक में 18 ठो, और उसी को बांट दिया है A और B उप ग्रुप में। यानी S वाला हो गया और S और P वाला हो A में, और D और F हो जाएगा हो गया B वाला B में। ठीक है, अब देखते हैं संयोजकता। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता निर्धारित होता है। मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन पर ही क्या निर्भर करेगा? संयोजकता। संयोजकता को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंसी। एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंसी को हम लोग बोलते हैं संयोजकता। वैलेंसी निर्धारित की जाती है। यौगिक की संयोजकता निकालना, मतलब किसी भी यौगिक का संयोजकता अगर यदि निकालेंगे तो एक की संयोजकता दूसरे पर होती है। एक का संयोजकता क्या चेंज होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना Al2O3, Al2O3, एल्युमिनियम का 3 ठो होता है ना, तो ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन का 2 होता है, तो एल्युमिनियम के पास मतलब एक दूसरे का क्या होता है, क्रॉस हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे NH3 है तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 3, और हाइड्रोजन का 1 होता है, मतलब एक दूसरे का क्रॉस चेंज हो गया। Al2O3 बोलेंगे तो एल्युमिनियम का 3 हो जाएगा और ऑक्सीजन का कितना होगा 2, मतलब CuO3 बोलेंगे तो कॉपर का 3 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 1 दिया है यहाँ पे। MnO4 देगा तो Mn का हो जाएगा 4 और ऑक्सीजन का 1। यानी यौगिक पे अगर यौगिक का बात बोलेंगे तब तत्व का तो अलग अलग होबे न करता है, यौगिक का ही हो गया, क्रॉस कर देगा। केस 1 में यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा संयोजकता। मतलब 1 से लेके 4 तक रहेगा तो संयोजकता भी क्या होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। मतलब संयोजकता बराबर क्या होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन कब, कंडीशन 1 हो गया क्या, जब बाह्यतम कक्षा में 1 से लेके 4 तक रहेगा, 1 2 3 4 रहेगा तो संयोजकता भी 1 2 3 4 हो जाएगा। अब केस 2, यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 और 8 तक रहेगा तो उसकी संयोजकता क्या, सूत्र क्या होता है, अरे 8 है, उसकी संयोजकता निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। मतलब संयोजकता बराबर क्या होगा 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे 8 में 8 घटा देंगे तो 0, इसीलिए तो अक्रिय गैस वाला जो है संयोजकता क्या होगा 0, शून्य ना होता है। तो वही चीज। उसके बाद जैसे 5 रहेगा तो उसमें 8 में 5 घटाएंगे 3 आ गया। 7 रहेगा तो 8 में 7 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो यही हो गया। अब यहाँ सोडियम का है, सोडियम का जैसे 1 है बाह्यतम कक्षा में, 1 हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता 1 भी हो गया। 4 से अधिक होगा तो घटा बढ़ा। हाँ, जैसे यहाँ सोडियम में, सोडियम प्लस में है तो 10 तो है तो 2 और 8 होता है, तो 8 माइनस 8 करेंगे तो 0, और 0 जैसे ही हुआ तो मतलब कैसा यौगिक बन गया, अस्थाई या निष्क्रिय हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इसी तरह संयोजकता हम लोग देख लिए। संयोजकता अलग अलग होता है। प्लस का रहेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन देखेंगे, प्लस में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन माइनस किया जाता है, अगर माइनस में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा के लिखा जाता है ना, तब ना संयोजकता निकालेंगे। अब समस्थानिक देखेंगे, हाँ दिया है, एक ठो यानी त्याग दिया, दूसरे को दे दिया। अब समस्थानिक आइसोटॉप्स, एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, अर्थात प्रोटॉन की संख्या समान होती है तो समस्थानिक कहलाता है। मतलब प्रोटॉन की संख्या समान होगा और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होगा तो, या परमाणु संख्या समान होगा या उसी को बोलेंगे प्रोटॉन की संख्या समान होगा और द्रव्यमान संख्या क्या भिन्न भिन्न, तो न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न, तो इसी को हम लोग बोलेंगे समस्थानिक। समस्थानिक को आइसोटॉप्स बोलते हैं। नोट में समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान की भिन्नता न्यूट्रॉनों की भिन्नता के कारण होता है। किसके कारण होगा, न्यूट्रॉन। द्रव्यमान संख्या किसके कारण चेंज होगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या चेंज होने के कारण इनके परमाणु संख्या हमेशा क्या होगा, समान, यानी प्रोटॉन हमेशा समान रहेगा। जैसे कार्बन 6 और 12 और कार्बन 6 और 14, मतलब यानी 6 दोनों में समान है परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या, लेकिन द्रव्यमान चेंज हो गया किसके कारण, न्यूट्रॉन के कारण। ये सब हो गया समस्थानिक। अब समस्थानिक का उपयोग कहाँ कहाँ होगा इसके बारे में देख रहे हैं, ठीक है। कार्बन के समस्थानिक, कार्बन 14 का उपयोग जीवाश्म का उम्र, अभी हम लोग जस्ट देखे थे कार्बन 14 का हम लोग जीवाश्म कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा, लेकिन वही द्रव्यमान निकालने के लिए कार्बन 12 का प्रयोग। यूरेनियम के समस्थानिक, यूरेनियम 235 का परमाणु भट्टी का ईंधन के रूप में करेंगे। यूरेनियम 235 का परमाणु भट्टी में
ईंधन के रूप ईंधन में। के रूप में। आयोडीन के समस्थानिक 131 का हम लोग क्या कहें, घेंगा रोग का पता लगाने में और थायराइड ग्रंथि की सक्रियता, थायराइड ग्रंथि की सक्रियता और घेंगा रोग की जांच के लिए आयोडीन 131। लोहा का समस्थानिक Fe26, Fe26 जो होता है उसका उपयोग एनीमिया रोग का पता लगाने के लिए, Fe26 जो होगा उसका कितना करेंगे, एनीमिया रोग में। लोहे की फिर कमी से एनीमिया होता है। हाँ, उसके बाद आर्सेनिक के समस्थानिक 74 है, तो इसका उपयोग हम लोग किस में करेंगे, ट्यूमर का पता। आर्सेनिक 74 का प्रयोग हम लोग ट्यूमर का पता। कोबाल्ट के समस्थानिक कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, क्योंकि इससे गामा किरण निकलती है, यानी कोबाल्ट का इसलिए कैंसर का उपयोग करेंगे क्योंकि वहां गामा किरण निकलता है। नेक्स्ट पॉइंट है सोडियम के समस्थानिक Na24, यानी सोडियम 24 का उपयोग हम लोग रक्त का थक्का यानी पता लगाने, रक्त का थक्का पता लगाने के लिए किसका करेंगे, सोडियम 24 और हृदय धड़कन भी। फिर अल्प रक्तता क्षय रोग टीबी की जांच के लिए Fe59 यानी कि लोहा 59, Fe मतलब लोहा है। हाँ, कहाँ कहाँ कितना में? अल्प रक्तता 8 नंबर में, अल्प रक्तता क्षय रोग की जांच के लोहा लिए ना, लोहा का Fe देता है। Fe होगा। क्षय रोग जो है ना, फ्लोरीन होता है क्षय रोग, वही होगा, फ्लोरीन नहीं होगा। हाँ फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन 59। फ्लोरीन 59, लोहा का तो 59, दरमान तो उसी का ना होता 59। 59 तो उसी का होता है। लेकिन यह बात है ना, द्रव्यमान यहाँ दिया आर्सेनिक, आर्सेनिक का द्रव्यमान 74, आर्सेनिक का होता है 33, 34 होता है, क्योंकि 68 10 आगे बढ़ जाता है ना। अरे जैसे ही फ्लोरीन तो इसमें एवे नहीं करेगा, जैसे अल्प रक्तता बोलेगा तो इसमें आयरन का कमी से होता है, आयरन होगा तो इसीलिए आयरन या क्षय रोग तो डायरेक्ट Fe59 हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान 59 होता है इसीलिए। फिर अस्थि रोग के उपचार में फास्फोरस कितना 32 का, अस्थि रोग का जब उपचार करेंगे तो फास्फोरस 32, का है कि हड्डी में कैल्शियम फास्फेट होता है तो फास्फोरस हो गया, फास्फेट से फास्फोरस, फास्फोरस 32। फास्फोरस। अस्थि रोग का उपचार में फास्फोरस 32। पौधे में उर्वरता के प्रभाव की जांच करने के लिए कार्बन 12 का, पौधे की उर्वरता की जांच करने के लिए कार्बन 12 का। तेल के कुएं के अध्ययन एवं पाइपलाइन के रिसाव का पता लगाने के लिए सोडियम 24 का, तेल के कुएं का अध्ययन और पाइपलाइन के रिसाव का पता लगाने के लिए सोडियम 24 का। तेल का कुआं हो गया और पाइपलाइन में अगर यदि रिसाव हो रहा है तो सोडियम 24 का प्रयोग कर लेंगे, और सोडियम 24 का प्रयोग रक्त का थक्का भी पता करने के लिए कर रहे थे। नोट में सबसे अधिक समस्थानिक पोलेनियम का होता है जो कि 27 दे के रखा, अभी वर्तमान में बढ़ गया है, कितना 42 के आसपास हो गया। न्यूट्रॉन की संख्या बदलने से समस्थानिक क्या होता है, बदल जाता है। न्यूट्रॉन की संख्या बदलने से समस्थानिक क्या होता है, बदल जाता है। उसके बाद समस्थानिक को रासायनिक की विशेषता समान होती है, रासायनिक विशेषता समान परंतु द्रव्यमान क्या होगा, अलग अलग। ठीक है, समस्थानिक का रासायनिक विशेषता क्या होगा, समान होगा, और लेकिन उसका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होगा। अब संभारिक आइसोबार, आइसोटोन्स बोलते हैं इसको, संभारिक को आइसोबार, आइसोबार एक तो होता है सम न्यूट्रॉनिक, तो आइसोटोन्स हो जाएगा। संभारिक मतलब विभिन्न परमाणु जिनके परमाणु भार समान, परमाणु भार मतलब बोलने का मतलब परमाणु द्रव्यमान समान होगा, एक दूसरे के संभारिक कहलाते हैं, मतलब भिन्न भिन्न परमाणु तत्व होगा और उसका द्रव्यमान संख्या समान रहेगा और परमाणु संख्या क्या होगा, अलग अलग। तो यही हो गया। संभारिक का यानी नाभिक न्यूक्लियस की संख्या समान होती है, जैसे कार्बन 614 और नाइट्रोजन 614, नाइट्रोजन का भी 14 होता है, कार्बन का भी 14 होगा, दोनों का द्रव्यमान संख्या सेम हो गया, लेकिन परमाणु संख्या क्या हो गया, अलग अलग। इसी को हम लोग बोलेंगे संभारिक। अब सम न्यूट्रॉनिक, विभिन्न तत्वों के परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, समान रहेगा, तो उसको सम न्यूट्रॉन, जैसे कार्बन 14 और ऑक्सीजन 16, कार्बन 14 और ऑक्सीजन 16, फिर कार्बन 14, फास्फोरस 31 और सल्फर ऑक्सीजन 32। फास्फोरस कितना हो गया, फास्फोरस का हो गया 31 दिया, दो गो फास्फोरस 15 15 दूनी 30 31 हो गया। 16 होगा फास्फोरस का 16 ऑक्सीजन का भी 16 दूनी 32। अरे यहाँ सल्फर होगा, ऑक्सीजन का सल्फर होगा, हाँ सल्फर 16 होता है, सल्फर 16 होगा तब ना 32 होगा, 16 दूना 32, और फास्फोरस का 15। हाँ यहाँ ऑक्सीजन का 8 होता है। 8 दूनी 16 द्रव्यमान, अरे द्रव्यमान ना होता है यहाँ सल्फर। उसके बाद हाइड्रोजन का अगर लेंगे तो हाइड्रोजन का 1 और 3, ट्राइटियम जो होता है ना, और प्रोटियम ड्यूटियम और ट्राइटियम, ट्राइटियम का कितना 4 होता है, हीलियम का भी 4 होता है। तो इस तरह से हो गया सम न्यूट्रॉनिक।
सम इलेक्ट्रॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, इसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, जैसे वही प्लस माइनस करके, प्लस रहेगा तो क्या होगा, त्याग देगा, मतलब न्यून के बराबर। जैसे सोडियम 1 प्लस होगा तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना 11 होता है, एक तो त्याग देगा तो 10 आ जाएगा, तो 10 किसका होता है, नियोन का, नियोन का। तो यही सब हो गया सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान। अब आइसो डायपर, वैसे दो या दो से अधिक पदार्थ जिसमें न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अंतर क्या होगा, समान होगा, उसे आइसो डायपर बोलेंगे। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर रहेगा, न्यूट्रॉन का भी अंतर और प्रोटॉन का भी अंतर, उसी को आइसो डायपर। जैसे थोरियम 90-234 और यूरेनियम 92-238, मतलब दोनों का अंतर समान है। जैसे यहाँ पे 90 और इसका 234 हो गया, जैसे इसमें 2 का अंतर आया, और इसका द्रव्यमान संख्या भी, इलेक्ट्रॉनों में भी 2 का अंतर, अति इलेक्ट्रॉन है परमाणु संख्या, परमाणु संख्या 90 और 92, 2 का अंतर आ गया, और इसका द्रव्यमान संख्या 4 का अंतर आ गया, 34 और 4 तो अलग अलग हो गया ना। लेकिन जब ये दोनों का अंतर निकालेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का 54 आ गया, इसका भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निकालेंगे तो 54, मतलब दोनों का अंतर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो अंतर आएगा वो सब समान रहेगा, तो उसी को हम लोग बोलेंगे आइसो डायपर। मतलब प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का जब दोनों का अंतर समान रहेगा, दो तत्व का, तो उसी को आइसो डायपर। अब अणु यानी मॉलिक्यूल्स देखते हैं। अणु शब्द का परिचय विलियम ऑस्टवाल्ड ने दिया था, कब, 1896 में। इसमें पुराना वाला एडिशन में गलत है, इसमें 1800 कितना 96 1986 गलत है, 1896 होगा। यानी अणु शब्द का परिचय विलियम ऑस्टवाल्ड द्वारा 1896 में दिया गया था, ठीक है, कितना दिया, 1896। 96 में। किसी यौगिक के सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है, किसी यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है। 2 या 2 से अधिक परमाणु के रासायनिक संयोग से मिलकर बना नया पदार्थ अणु कहलाता है। मतलब 2 या 2 से अधिक जो संयोग करके जो नया पदार्थ बनेगा उसी को अणु बोलेंगे। 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलके एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, अणु कहेंगे। पदार्थ का सबसे छोटा अति छोटा कण क्या होगा, अणु। पदार्थ का सबसे छोटा कण अणु, और तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु। तत्व का, अच्छा, यौगिक का अणु होगा। उसके बाद इसमें अणु 2 प्रकार का आता है, एक समांगी अणु, दूसरा हो जाएगा विषमांगी अणु, यानी कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, दूसरा है तो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। यानी समान अणु होता है, जैसे हाइड्रोजन का समान H2, नाइट्रोजन का समान, मतलब 2 ठो नाइट्रोजन है, 2 ठो हाइड्रोजन है, 2 ठो ऑक्सीजन, मतलब गैस वाला जितना भी रहेगा सब क्या होगा, होमोजीनियस। होमो मतलब होमो एटॉमिक, मतलब समांगी अणु। और जब अलग अलग रहे, जैसे जल H2O, मतलब हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग, अलग अलग तत्व है ना, तो इसको हेटेरोजीनियस। NaCl, NH4Cl, ये सब क्या हो गया, विषमांगी अणु। नोट में किसी अणु में परमाणुओं की कुल संख्या को परमाणुकता मतलब एटोमिसिटी कहते हैं। मतलब जितना परमाणु उपस्थित रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एटोमिसिटी। परमाणु की कुल संख्या को परमाणुकता या एटोमिसिटी अभी जस्ट हम लोग डिस्कस भी किए। सभी अक्रिय गैस जैसे हीलियम, आर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, सबका परमाणुकता या अणु कितना होगा, एकल परमाणु होता है, यानी कि मोनो एटोमिक होता है, मतलब एक के। कभी इसको He2 लिखते हुए नहीं देखे हैं, He ना सिर्फ लिखते हैं। नियोन है तो Ne लिखते हैं, आर्गन रहेगा तो Ar, 2 कभी लगाता है तो 2 ने मतलब 1 रहेगा तो सिंपल क्या रहेगा, मोनो बोलेंगे, और 2 रहेगा तो डाई। अक्रिय गैसों की परमाणुकता क्या होगा, 1 होगा। अब परमाणुकता देख रहे हैं, मतलब अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को क्या बोलते हैं, परमाणुकता। जस्ट हम लोग इससे पहले वाला जो चैप्टर पढ़े थे ना, उसमें भी परमाणुकता के बारे में दिया है, एकदम पूरा अच्छा से देखे थे हम लोग। यानी अणु के गठन करने वाले परमाणु की संख्या को परमाणुकता, किसी अणु के परमाणु की कुल संख्या को परमाणुकता कहा जाता है, ठीक है। किसी भी अणु में परमाणु की कुल संख्या को परमाणुकता या एटोमिसिटी। सभी अक्रिय गैस, जैसे यही चीज को फिर दे दिया, मतलब क्या होता है, एकल होगा, मतलब मोनो, इस तरह से देगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर अणु का निर्माण करता है। परमाणु क्या होता है, रासायनिक रूप से जुड़ के किसका निर्माण, अणु का। अब हुंड्स रूल, अब हुंड्स का नो, समान ऊर्जा स्तर वाले परमाणु पहले एक इलेक्ट्रॉन भरता, मतलब ऊर्जा स्तर समान रहेगा
तो पहले क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन, फिर जाके उसका जोड़ा बनता, अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में बढ़ता, फिर घड़ी की सुई की दिशा। जैसे ऊपर के तरफ रहेगा तो पहले इलेक्ट्रॉन, जैसे अगर यदि एस लेंगे, एस में 2 ठो होता है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन पहले ऊपर के तरफ दिखा और चिन्ह रहेगा ऊपर के तरफ, और फिर दूसरा जब जाएगा उसका डायरेक्शन जो रहेगा यानी हेड रहेगा नीचे के तरफ, तो यानी दिशा, और जब नीचे के तरफ रहेगा तो मतलब घड़ी की दिशा में, ठीक है, और जब ऊपर रहेगा तो मतलब विपरीत दिशा में, यही चीज। और कौन बोला था, हुंड्स का नियम, मतलब समान ऊर्जा का स्तर रहेगा तो इलेक्ट्रॉन पहले किसका दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में, और फिर जाएगा तो फिर क्या होगा, विपरीत दिशा में बढ़ेगा, मतलब इस तरह से इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे फिगर में भी दर्शाया है, आप लोग जब एसके झा सर का साइंस वीडियो जब देखेगा ना, तो उससे पहले क्या किताब रखिएगा खोल के, तब आराम से क्लियर होते जाएगा आखिर हम लोग बोल क्या रहे हैं, क्या अच्छा से क्लियर हो जाएगा। या वीडियो एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद एक बार पढ़ लीजिएगा, अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह हो गया हुंड, हुंड मतलब समान, हुंड का क्या बोला, जैसे कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो बोर बोरी नियम से, लेकिन समान ऊर्जा में अगर यदि इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो हाँ, सूत्र उत्तर दिया था बोर बोरी, लेकिन वही समान ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश करने के बारे में बताया कौन, हुंड्स का नियम। क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत छोड़ देते हैं, कल देखेंगे ना, ये पूरा नियम गड़बड़ा है। हाँ, इसमें ऐड कर देंगे, सिर्फ क्वांटम बचा है ना, क्वांटम को इसको बना के ऐड कर देंगे, ठीक है। चलो इस तरह से इसका होमवर्क ले लेते हैं। यहाँ पे जब मन तब वो लोग नहीं जानता क्लास हो रहा है, ठीक है। तो क्वांटम संख्या किसको बोलेंगे, वैसी संख्या जो एटम के अंतर्गत सेल की संख्या, सब सेल की संख्या, सेल या सब सेल के आकार, सेल या सब सेल की स्थिति, या उसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बतलाता, उसे क्या बोलेंगे, क्वांटम संख्या। मतलब हो गया क्या, एटम के अंदर मतलब परमाणु के अंतर्गत सेल का संख्या, सब सेल की संख्या, सेल या सब सेल का आकार बताएगा, और उसमें सब सेल में स्थिति जो जो इलेक्ट्रॉन जो घूमेगा, चक्रण लगाएगा, उसका जो चक्रण को बतलाता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटम संख्या, या नहीं तो क्वांटम नंबर बोलेंगे। अब क्वांटम नंबर 4 प्रकार का होता है। क्वांटम नंबर कितना प्रकार का, 4 प्रकार का। देखिए यह जो है क्वांटम नंबर से अब क्या कर रहा है, पहले नहीं पूछ रहा था, अब यहाँ से क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, खास करके रेलवे का तो एग्जाम में पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो इसको, इस पॉइंट को अच्छा से देखिएगा। तो 4 प्रकार का, एक हो गया मुख्य क्वांटम नंबर, दूसरा हो गया द्विगांशु, तीसरा हो जाएगा चुंबकीय क्वांटम, और चौथा हो जाएगा चक्रण। तो मुख्य क्वांटम संख्या को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, द्विगांशु क्वांटम नंबर को एजीमुथल क्वांटम, और तीसरा वाला हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मतलब चुंबकीय क्वांटम, और चौथा चक्रण क्वांटम मतलब स्पिन क्वांटम नंबर। अब मुख्य क्वांटम संख्या देखते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, आखिर इसका क्या डिटेलिंग कर लेते हैं, ठीक है। वैसा क्वांटम नंबर या संख्या जो किसी एटम में सेल की संख्या एवं उसके आकार को बतलाता, उसे हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम, मतलब सेल एक होता है क्या, परमाणु में सेल होगा, सब सेल होता है, उसमें सब सेल में ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो सिर्फ ये जो है सेल यानी सबसे बड़ा आकार जो होगा, उसी का आकार और उसका संख्या बतलाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है, छोटी एन से। इसका संख्या क्या होता है, 1 2 3, हमेशा क्या होगा, पूर्णांक में होगा, दशमलव में नहीं होगा, या फ्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक है, और शून्य भी नहीं होगा। 1 से स्टार्ट होगा, मतलब प्राकृतिक संख्या 1 2 3 रहेगा, ऐसे ही। अब नोट में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, और पॉइंट में भी नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा द्विगांशु क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर, वैसी क्वांटम संख्या जो किसी एटम के अंतर्गत सब सेल की संख्या और उसके आकार को बतलाता, मतलब एजीमुथल हो जाएगा, मतलब या द्विगांशु जो कि सब सेल को बताएगा, सेल का बताया था प्रिंसिपल क्वांटम, ये हो जाएगा सब सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं द्विगांशु क्वांटम संख्या। इसके आकार को बताया, उसे एजीमुथल बोलेंगे। एजीमुथल क्वांटम नंबर को जो है स्मॉल एल द्वारा डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल एल द्वारा। तो इसका मान जो है ना, L बराबर फॉर्मूला होता है O(n-1), O(n-1). जैसे n का मान अगर यदि और 1 रखेंगे तो L का मान 0 आएगा, काहे कि n-1 करेंगे तो 0 आ गया, और 0 इंटू n करेंगे तो O आ गया। O का मतलब हो गया S को दर्शाएगा, किसको दर्शाएगा, S को।
यानी एस सब सेल को दर्शाएगा तो उसको O बोलेंगे। उसके बाद अब यहाँ दूसरा हो गया क्या, n बराबर 2 रखेंगे तो L बराबर O और 1 आएगा, मतलब 2 ठो रहेगा। मतलब O मतलब हो गया कि नल, नल मतलब है जीरो टाइप का ही है, और सिर्फ S रहेगा, और उसमें हो गया क्या, O रहेगा तो सिर्फ S रहेगा। F सेल्स यानी के वाला जो है कक्षा में तो सिर्फ सब सेल एक ही टोल आता है, कौन सा, S, यानी सब सेल 4 प्रकार का ना, S P D है, तो उसी में सिर्फ फर्स्ट वाला में क्या रहेगा, S, तो इसीलिए O S दिया है, मतलब वो भाई अब 2 रखेंगे तो O और 1 रहेगा, मतलब S और P, फिर n बराबर 3 रखेंगे तो 0, इसको 0 बोलेंगे, और 1 और 2 आ गया तो इसको S P D F, और फिर जब 4 रखेंगे तो S P D F सब आ जाएगा, चारों आ जाएगा। अब तीसरा क्वांटम, चुंबक की क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मतलब वैसी क्वांटम संख्या जो किसी एटम के अंतर्गत सेल या सब सेल की स्थिति बताए, सेल या सब सेल की स्थिति, उसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का, मतलब ये क्या बोल रहा था, संख्या और आकार बतला रहा था। ये जो मैग्नेटिक क्वांटम क्या करेगा, स्थिति बताएगा, आखिर पोजीशन, जो पोजीशन होगा वो किस जगह परमाणु का किस जगह में स्थित है, तो इसी को हो गया पोजीशन बताएगा। कौन तो बताएगा, तो मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, ठीक है। तो इसे स्मॉल m द्वारा डिनोट करेंगे, ठीक है। और m बराबर फॉर्मूला था -L2 प्लस L, स्मॉल l से दर्शाए थे एजुमिथल, मतलब दूसरा वाला, और उसी के मान पे डिपेंड करेगा चुंबक क्वांटम नंबर, यानी -L से लेके कहाँ प्लस, अगर एक का मान रखेंगे तो -1 2 लेके कहाँ तक हो जाएगा, +1 तक। अगर 2 रखेंगे तो -1 से लेके -1 फिर 0 +1 फिर +2 तक, मतलब एक एक करके बढ़ते जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद अब चौथा वाला देखो, मतलब सब सेल और सब सेल का स्थिति कौन बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब चक्रण क्वांटम नंबर मतलब स्पिन क्वांटम नंबर, वैसी क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा या उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बतलाता है, उसे चक्रण बोलेंगे। यानी स्पिन क्वांटम नंबर मतलब जो कक्षा या सब सेल, सेल या सब सेल में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन आखिर घूमेगा ना, चक्रण लगाता है, चक्रण को जो बतलाएगा उसी को बोलेंगे स्पिन क्वांटम या चक्रण क्वांटम संख्या। इसको जैसे हम लोग अभी जस्ट इससे पहले पढ़ लिए थे, एक पढ़े थे ऑर्बिट, ऑर्बिट को बोलते हैं उपकक्षक, तो उसी में जो है